बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑफिशियल स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है बच्चों को पसंद आएगी। एक दफ़ा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियात थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निकल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियाँ पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियाँ पकड़ता था इनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी इसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो इसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाजिया हो गई। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाने समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियाँ पकड़ी जितनी वो रोज़ पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। उसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता कभी दूसरी की जानिब लपकता। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज़्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापिस आ जाओ। उसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समंदर में उगल दिया। इसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर इसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में इसको सजाए मौत सुना दी गई। हजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुँच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए और इसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूँकि उसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डुबोकर मारा जाए। अगली सुबह सज़ा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या सज़ा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रायती में दी जा सकती है, जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। उसकी सज़ा की तैयारी होने लगी। सारा गाँव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर समुद्र के दरमियान में पहुंच के जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समुद्र में गिरा तो उसकी टांगें लंबी होने लगी, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई कि समंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बगोला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी इसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा
لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دھکایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ آہ، کتنا سکون مل رہا ہے، چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا اور انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی۔ اوہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے گا تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا۔ حضور والا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج بھی اس بار غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی چوتھا چینی بھائی دورا اپنے گھر گیا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں چینی بھائی آیا۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بند کوٹھری میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئیں اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹھری میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹھری کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا باہر نکلا، کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنا سانس روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی باقی زندگی بڑی ہنسی خوشی سے گزری۔ ہاں جی بچوں، تو کیسی لگی آپ کو یہ مزیدار سی سٹوری؟ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی سے اچھی سٹوریز لے کر آؤں تو آپ کو میرے سٹوری کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔